हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनीता टंडन फ्रॉम आरआर कॉलेज अलवर। लास्ट 2 दिन से मैं आपको बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, उन दोनों के बीच में डिफरेंस, उनकी साइन कन्वेंशंस, किसको किससे डिनोट करते हैं, वो एक दूसरे से विपरीत क्यों हैं, जो हमने पहले पढ़ा उससे विपरीत क्यों हैं। बेसिकली आइडिया सेम है बट प्रेजेंटेशन जो है साइन की वो उल्टी है। ठीक है, इसके बारे में समझाया। लेक्चर सेकंड जो था मेरा, उसमें मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से सेल के ईएमएफ को नाप सकते हैं। और इसमें आपको मैंने बताया था कि सेल के ईएमएफ को नापने के लिए हम कई और तरह से भी हम सोच सकते हैं कि बहुत आसान है, एक वोल्टमीटर लगाओ सर्किट में और उसकी वोल्टेज नाप लो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब ईएमएफ को वोल्टमीटर की तरह नापने की कोशिश की जाती है तो कुछ करंट की धारा वोल्टामीटर में से होकर भी गुजरती है, तो उससे जो मेजरमेंट है ईएमएफ का वो बहुत सही एक्यूरेट नहीं आ पाता। ठीक है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रोड के आसपास कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है। उनके कारण ईएमएफ जो है सेल का सिर नहीं देता, क्योंकि हम जब ईएमएफ बताते हैं तो हम ये बताते हैं कि इस कंसंट्रेशन पर सेल का ईएमएफ ये है। लेकिन जब अभिक्रियाएं होंगी और इलेक्ट्रोड के आसपास का कंसंट्रेशन बदलेगा तो उनके आसपास कंसंट्रेशन वो नहीं रहता जो हमने बनाया है। इसलिए बनाया है वो नहीं है और बदल गया, उसको निकालना मुश्किल है। इसलिए जो ईएमएफ डेवलप होता है, जो ईएमएफ प्राप्त होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। वहाँ पर बैक ईएमएफ या पोलराइजेशन के कारण ईएमएफ का जो है मान कुछ कम हो सकता है या परिवर्तित हो सकता है। इस कारण से मैंने आपको बताया था ईएमएफ को ओपन सर्किट में पोटेंशियोमीटर के अंदर के द्वारा ऐसे निकालते हैं कि जिसमें से कि जब हम सेल का ईएमएफ मेज़र करें तो उस सेल में से उस समय कोई करंट प्रवाहित ना हो। और इसका एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी तरीका भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और हम आखिरी में रिजल्ट में ये निकले थे कि जब एक सेल है ई एक्स सेल है जिसका ईएमएफ निकालना है, उसका ईएमएफ ई एक्स है। ठीक है, और एक वायर है पोटेंशियोमीटर में ए बी, जो ये पोटेंशियल है, जो बैटरी से आप पोटेंशियल लगा रहे हैं वो पूरा पोटेंशियल उस ए बी तार के अक्रॉस अपने आप को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। ठीक है, रेजिस्टेंट मेटल का वायर है। तो अब हम एक बार सेल एक्स में से होकर के विद्युत धारा को गुजरने देते हैं और गैल्वेनोमीटर के थ्रू उसके डिफ्लेक्शन को माप लेते हैं, और दूसरी स्टैंडर्ड सेल में से करंट पास नहीं होता। जब हम की को कनेक्ट करते हैं तो एक सर्किट पूरा होता है, तो सेल का ईएमएफ निकल जाता है ई एक्स। दूसरे केस में हम ई एक्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और स्टैंडर्ड सेल को कनेक्ट कर देते हैं सिस्टम के अंदर पूरे एपरेटस में। तो जो करंट पास होता है वो होता है स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ। और स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ और इन दोनों के बीच में क्या है कि जो तार गैल्वेनोमीटर का जो की है जिससे कि हम इसको एडजस्ट करते हैं, नल रीडिंग लाते हैं, वो ई एक्स जो है विभव है सेल का, उसमें तार की लंबाई ए पी के बराबर होता है, और ई एस जो है वो तार की लंबाई ई पी डैश के बराबर होता है। तो हमें विभव नहीं नापना, स्टैंडर्ड एक सेल है जिसका विभव निश्चित रहता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो ई एक्स निकाल सकते हैं क्योंकि हम तार की लंबाई पोटेंशियोमीटर से आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको तब मैंने बताया था कि इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड सेल यूज़ करके हम पोटेंशियोमीटर के द्वारा स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड सेल क्या होती है। स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ किसी सेल के ईएमएफ के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ स्टेबल होना चाहिए। कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड का काम तभी करती है जबकि उसकी वैल्यू जल्दी जल्दी बदले ना, थोड़ी सी चेंजेस के ऊपर बदले ना। स्टैंडर्ड सेल में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। फर्स्ट, सेल को रिप्रोड्यूसिबल या पुनरुत्पादनीय तथा स्थिर ईएमएफ देना चाहिए जो समय के साथ चेंज ना हो। इसका मतलब ये है कि सेल का क्या है कि एक बार सेल यूज़ हो गई तो ये नहीं कि ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, उसको हम वापस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वापस हम उसको वापस काम करने योग्य बना सकते हैं। और इसका ईएमएफ स्टेबल होना चाहिए जो कि टाइम के साथ
बदलेना। 10 मिनट के लिए काम कर रहे हैं, उसमें भी अगर ईएमएफ बदल गया तो हम उसको नहीं समझा सकते, स्टैंडर्ड सेल के रूप में नहीं ले सकते। दूसरा है सेल रिवर्सिबल होनी चाहिए। जिस भी सेल पर हम काम करें वो सेल रिवर्सिबल होनी चाहिए। रिवर्सिबल होगी तो ही रिप्रोड्यूसिबल हो पाएगी। ठीक है। तीसरा है थोड़ी सी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सेल में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके सेकंड स्टेप में हम स्टैंडर्ड सेल में से कुछ देर करंट को प्रवाहित करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने पर भी सेल को कोई डैमेज हो गया तो वो हमारे लिए स्टेबल और स्टैंडर्ड सेल का काम नहीं करेगी। ठीक है। इसके बाद में है फोर्थ इम्पॉर्टेंट है कि सेल का टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि टेम्परेचर में अगर कुछ ज़्यादा बदलाव आता है तो भी टेम्परेचर कोफिशिएंट का कम होना चाहिए। का मतलब सेल के ईएमएफ में टेम्परेचर के साथ बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो ऐसी सेल जो इन चारों पॉइंट्स को सही समझाती हो, सही बताती हो, वो है इनके मानों पे खरी उतरती है, वो है वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। इसमें लगभग ये सभी गुण होते हैं। यह एच के आकार की कांच की सेल होती है जिसकी साइड्स की ट्यूब्स निचले सिरों पर बंद होती हैं। डायग्राम में देखिए आप कि ये एक एच के शेप की सेल है जिसमें नीचे की तरफ जो कांच की ट्यूब्स हैं वो बंद हैं। ठीक है, इसमें बंद होती हैं। एच टाइप की सेल निचले सिरों पर बंद होती हैं। इसकी तली में प्लैटिनम की वायर को इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स के लिए कांच को गलाकर इंसर्ट किया जाता है। देखिए सेल के नीचे की ओर प्लैटिनम वायर मैंने लिख रखी है। ये प्लैटिनम वायर इस कांच को मेल्ट करके इसमें प्लैटिनम की वायर इंसर्ट करके इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स के लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि सेल में जब तक इलेक्ट्रोड्स या कुछ नहीं होगा, वायर्स नहीं होगी, तो हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी ईएमएफ के सोर्स से। अब एक साइड में मरकरी को मर्क्यूरिक आयन से रहित मरकरी प्लस Hg2SO4 के पेस्ट से ढक देते हैं। इस Hg और Hg2SO4 के पेस्ट में मर्क्यूरिक आयंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, और यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड का काम करता है। ठीक है। दूसरी साइड में भार से 12 से 15% कैडमियम वाला कैडमियम अमलगम होता है। क्या है? दूसरी साइड में कैडमियम अमलगम है। आपको मालूम है कि अमलगम क्या होता है? जब किसी भी मेटल को मरकरी में हम पेस्ट बना लेते हैं डिज़ोल्व करके, तो वो अमलगम कहलाता है। ठीक है। तो 12 से 15% का मतलब है कि अगर टोटल वेट 100 ग्राम है अमलगम का, तो उसमें 12 से 15% कैडमियम होना चाहिए का पेस्ट बनाकर इसमें अमलगम होता है। यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कैडमियम सल्फेट 0.8.3 H2O के कुछ क्रिस्टल रख दिए जाते हैं और कनेक्टिंग ट्यूब्स सहित शेष सेल को कैडमियम सल्फेट के तंतृप्त विलयन से भर दिया जाता है। ठीक है। एक तरफ तो कैडमियम अमलगम है और एक तरफ मरकरी है। जहाँ मरकरी है वहाँ मरकरी भी कॉन्टैक्ट्स के लिए मेटल है। ठीक है। तो मेटल में आप कह सकते हैं कि प्लैटिनम वायर की उसमें अमलगम में मरकरी में, और यहाँ पर मरकरी के अंदर डिप्ड है, दूसरी साइड कैथोड की साइड मरकरी में डिप्ड है। और उसके ऊपर हमने क्या करा है, कैडमियम सल्फेट 0.8.3 H2O के कुछ क्रिस्टल्स रख दिए हैं और शेष सारे उपकरण को कैडमियम सल्फेट के संतृप्त विलयन से भर दिया है। ऊपर इसमें दोनों सेल्स के दोनों हिस्सों में थोड़ी सी स्पेस रखी जाती है सीलिंग वैक्स और कैडमियम सल्फेट के सॉल्यूशन के बीच में। ये इसलिए रखी जाती है जिससे अगर कोई भी टेम्परेचर होकर के एक्सपेंशन हो तो वो लिक्विड सेल से बाहर ना निकले। ठीक है। अब रिएक्शन जो है इन सेल का ये है कि कैडमियम सॉलिड ये Hg2SO4 और 8.3 H2OL लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, वाटर के क्रिस्टल्स की फॉर्म में, जो लिक्विड फॉर्म में है, ये तीनों चीज़ें ये आपस में मिलकर एक कैडमियम सल्फेट 0.8.3 H2SO वाटर मॉलिक्यूल एंड 2 Hg लिक्विड बनाती है। क्या हुआ? कैडमियम और मर्क्यूरस सल्फेट में से मरकरी निकल गई और कैडमियम 8.3 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें
ऐड हो गए। इस सेल का ईएमएफ 297.17 के पर 1.0183 वोल्ट होता है तथा 298.17 के पर 1.01807 वोल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सेल में कि एनोड की रिएक्शंस क्या हैं। एनोड जो है वो कैडमियम सॉलिड से रिएक्ट करके कैडमियम सॉलिड जो है वो कैडमियम 2 आयंस देता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कैथोड पर Hg2SO4 है, ये कैडमियम के द्वारा दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर Hg और सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो सेल रिएक्शन हो जाता है कैडमियम सॉलिड प्लस Hg2SO4 गिव्स यू कैडमियम 2 प्लस सल्फेट आयन प्लस Hg प्लस 2Hg प्लस 2Hg। यह दर्शाता है, यह दर्शाने के लिए इस सेल का ईएमएफ आपको 25 डिग्री और 20 डिग्री और 25 डिग्री पर हमने आपको बता दिया। इस सेल को हम यूज़ करके, हम स्टैंडर्ड सेल को यूज़ करके किसी भी दूसरी सेल का ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।